नमस्कार, कैपिटल टॉक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड श्रेणी पर। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड श्रेणी एक खास प्रकार की श्रेणी है और जितनी भी म्यूचुअल फंड की श्रेणियां हैं उनमें सबसे अधिक जटिल यही श्रेणी मानी जाती है। काफी इसमें वैरायटी है, काफी इसमें ऑप्शंस हैं, काफी इसमें जो रिटर्न बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, उसमें भी काफी वेरिएशन है। हर प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट की अलग अलग कैटेगरी है। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे आपको बता दें कि हमने जो एक श्रृंखला शुरू की है कि आपको आर्थिक आजादी के क्या औजार हैं, उसकी ये 9वीं कड़ी है। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीपी सिंह जी, जो कि चीफ बिजनेस मैनेजर हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के। और आपका 30 साल से लंबा अनुभव है और आप एसबीआई में भी रह चुके हैं। फाइनेंशियल जगत की आपको बारीक जानकारी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीपी सिंह जी। हमारे साथ जितेंद्र अग्रवाल जी भी हैं, जो कि म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हैं और आप राजस्थान में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक जाना माना चाह रहे हैं। जितेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। जितेंद्र जी सीए हैं, जयपुर से जुड़ रहे हैं। और डीपी सिंह जी मुंबई से जुड़ रहे हैं। ओके जितेंद्र जी, ये जो सर ने 3-4 प्रकार के फंड बताए, मुख्य रूप से 3, इसके अलावा इसको कहा कि डायनेमिकली मैनेज फंड है ये जो बारा तीसरी एक कैटेगरी थोड़ी है, कोई जो ना। जी, आपका आवाज आ रही है आपको जितेंद्र जी? हाँ, आवाज आ रही है मेरे को। ओके, डायनेमिकली मैनेज फंड है तो एक कैटेगरी है या फिर इसकी बैलेंस एडवांटेज फंड की मैनेजमेंट का टाइप है? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये कैटेगरी कहेंगे। बैलेंस एडवांटेज फंड एक मल्टी एसेट कैटेगरी हो गई, हाइब्रिड फंड की कैटेगरी हो गई। उसमें क्या होता है, मार्केट के अकॉर्डिंगली 65% या उससे ऊपर भी इक्विटी में जा सकते हैं और एज लो एज 10-15-20% तक भी इक्विटी में जा सकते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है इक्विटी का टैक्सेशन होने के लिए कि एटलीस्ट 65% की इक्विटी में एक्सपोजर होनी चाहिए। तो बैलेंस 65% पूरा करने के लिए, मान लो 20% इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो बैलेंस 45% वो आर्बिट्रेज के थ्रू इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आर्बिट्रेज में क्या होता है, वो फुल्ली सिक्योर्ड होता है कि जितना शेयर स्टॉक लिया हुआ है उतना ही उन्होंने उसका फ्यूचर एंड ऑप्शंस के थ्रू उसको हेज किया हुआ है। तो वहां रिस्क जीरो हो जाती है और वो पूरा 65% का इक्विटी का इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो टैक्सेशन का एडवांटेज मिल जाता है। तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी कैटेगरी निकल के आई है बैलेंस एडवांटेज। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है कि इंटरेस्ट रेट के जो रिटर्न्स हैं उससे ऊपर के रिटर्न्स मिले और टैक्स फ्रेंडली भी हो। तो जहां तक और हाइब्रिड कैटेगरीज के स्कीम्स की बात है, तो हाइब्रिड कैटेगरीज में क्या है कि एक तो साहब ने जैसे बताया, हाइब्रिड इक्विटी फंड होते हैं तो जिसमें 65% से ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है। एक डेट हाइब्रिड फंड होते हैं जिसमें 25% या उससे नीचे का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसमें एमआईपी भी होती है, रेगुलर सेविंग्स भी होती हैं। एक और कैटेगरी है आर्बिट्रेज फंड, प्योर आर्बिट्रेज फंड्स होते हैं, वो भी हाइब्रिड फंड कैटेगरी में ही आता है। तो जो जैसे बैलेंस एडवांटेज में 3 पार्ट हो गए, इक्विटी, आर्बिट्रेज और तीसरा डेट। तो यहाँ प्योर आर्बिट्रेज को निकाल करके एक आर्बिट्रेज फंड बना दिया गया। वो भी हाइब्रिड कैटेगरी का ही फंड है जिसमें शेयर खरीदे जाते हैं और उसके अगेंस्ट में फ्यूचर ऑप्शन के थ्रू उस शेयर्स को हेज कर लिया जाता है। तो वहां पे रिस्क कम होती है, लेकिन वहां पे क्या, टैक्स फ्रेंडली एफडीआर या एफडीआर से बराबर के या उससे ज्यादा के रिटर्न्स आते हैं। तो वो एक मिनिमम रिस्क का फंड होता है जिसमें रिस्क सबसे कम होती है। और एक कैटेगरी और होती है मल्टी एसेट फंड। तो ये एक नई कैटेगरी निकल के आई है। 1-2 म्यूचुअल फंड्स ने इंडिया में इस कैटेगरी में अपने एनएफओज लेके आए हैं और किया है। तो मल्टी एसेट में क्या है, इक्विटी भी है, डेट भी है, गोल्ड भी है। तो अच्छा। हाँ, तो एक गोल्ड कैटेगरी और जुड़ गई है कि उसमें गोल्ड भी साथ में जुड़ गया है, इक्विटी, डेट और गोल्ड। और उन तीनों में आप मतलब किसी में भी 50% से ज्यादा नहीं जा सकते। जी जितेंद्र जी, डीपी सिंह ने काफी अच्छे से समझाया, लेकिन आप बार उदाहरण देके समझा सकें तो हमारे दर्शकों को ज्यादा समझ में आएगी। आर्बिट्राज इसको कहते क्यों है, आर्बिट्राज का मतलब क्या है, और उदाहरण अगर आप दे पाए कोई, जितेंद्र जी या देवेंद्र जी, आप भी उदाहरण देना चाहें तो। मैं देता हूं आपको उदाहरण। से फॉर एग्जांपल एसबीआई का शेयर है। एसबीआई का शेयर का रेट अभी मार्केट में आज मान लो 450 रुपए ट्रेड कर रहा है और उसका फ्यूचर 1 महीने बाद का जो फ्यूचर का सेटलमेंट का रेट है वो 460 रुपए ट्रेड कर रहा है। तो 450 रुपए और 460 रुपए फ्यूचर का रेट ट्रेड कर रहा है। 460 मत 455 मान लो आप, तो 455 ट्रेड कर रहा है। तो 5 रुपए इंटरेस्ट के आपको मिल रहे हैं। आज ही आप 450 रुपए में कैश में तो आपने शेयर खरीद लिया, डिलीवरी खरीद लिया आपने 450 रुपए में, और 455 रुपए में उसका 1 महीने बाद का फ्यूचर बेच दिया। तो आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया उसके ऊपर।
और 450 रुपए खरीदने के आपको पैसे देने पड़े, क्योंकि आज आपने शेयर खरीदा है तो उसके पैसे देने पड़े हैं आपको। तो जो पैसे आपने दिए हैं 450 रुपए, उसका ब्याज वो जितना आपको लग रहा है या मिल रहा है वो 5 रुपए आपका रिटर्न आ रहा है उसके ऊपर। तो आप अपने इंटरेस्ट से कैलकुलेट कर सकते हो कि 5 रुपए का प्रॉफिट आपको उसको 450 रुपए लगाने में मिल रहा है एक महीने में, तो आपको बैंक की एफडी में कितना मिलेगा 450 रुपए लगाने में एक महीने में। तो वो फर्क है ये बिल्कुल। और आप एक साल के लिए होल्ड करते हो तो वो जो भी आर्बिट्रेज फंड का फंड मैनेजर है वो क्या है कि टाइम टू टाइम उसको हेज पोजीशंस को आर्बिट्रेज करता जाता है। तो आपको हर मंथ के इंटरेस्ट, एक्चुअली क्या वो आर्बिट्रेज जो चलता है वो इंटरेस्ट रेट के, मार्केट इंटरेस्ट रेट के आसपास चलता है आर्बिट्रेज। तो आपको इंटरेस्ट रेट से या फिर बहुत ज्यादा कई वॉलेटाइल मार्केट होता है तो उसका भी फायदा उठाता है फंड मैनेजर, कि जब उसको जैसे से फॉर एग्जाम्पल मार्केट में इंटरेस्ट रेट 5% चल रहा है और किसी शेयर में आर्बिट्रेज 7-8% का आर्बिट्रेज मिल रहा है किसी दिन, तो वो 7-8% के आर्बिट्रेज में वो काम कर लेता है, तो उसको क्या एक्स्ट्रा 2% का एडवांटेज भी दे देता है वो इन्वेस्टर को, क्योंकि कई बार क्या होता है आर्बिट्रेज बढ़ जाता है काफी टाइम, तो उसका भी फायदा मिलता है। तो ये इस तरीके से क्या होता है कि ओवरऑल देखें तो हम जहां पे, और इसमें जीरो रिस्क है क्योंकि इसका जो मार्जिन होता है वो एफडीआर की शेप में होता है, जो फ्यूचर का सेल परचेज होता है तो उसके अगेंस्ट में वो फंड मैनेजर एफडीआर करके रखता है बैंक्स की। तो एफडीआर का इंटरेस्ट भी आ रहा होता है और उधर आर्बिट्रेज जो किया हुआ है उसका इंटरेस्ट, उसका भी डिफरेंस आ रहा होता है। तो ये 100% सिक्योर्ड ही माना जाएगा, जैसे एफडीआर सिक्योर्ड मानी जाती है, इन प्रैक्टिकल टर्म्स इसको सिक्योर्ड माना जाएगा। अदरवाइज जो सेबी गाइडलाइंस है और वहां रिस्क कैटेगरी है तो वहां रिस्क कैटेगरी में आ सकता है कि इसको भी हम यही कहें म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो अदरवाइज ये एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है जहां एफडी के बराबर या एफडी से ज्यादा रिटर्न्स ले सकते हैं और टैक्स एफिशिएंट है। तो जो टैक्स ब्रैकेट में ज्यादा बड़े टैक्स ब्रैकेट में आते हैं जिनको 10-20% से ज्यादा टैक्स लगता है, तो उनको एफडीआर की जगह अगर वो आर्बिट्रेज के थ्रू इन्वेस्ट करें तो उनको लिक्विडिटी भी है, क्योंकि एफडीआर में तो क्या लॉक इन पीरियड हो जाता है, आपने 1 साल 2 साल 3 साल की एफडीआर करी तो वो उस लॉक इन पे आपको मैच्योरिटी मिलेगी। और आर्बिट्रेज क्या ओपन एंडेड फंड होता है, आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, तो वो भी एक एडवांटेज है इसका। ओके, पैसा कभी भी निकाल सकते, लॉक इन पीरियड कुछ नहीं है इसमें? हाँ, इसमें लॉक इन पीरियड नहीं होता, कुछ एग्जिट लॉस जरूर होता है, कभी किसी स्कीम में 15 दिन का होता है, किसी स्कीम में 1 महीने का होता है, किसी स्कीम में 45 दिन का होता है। बहुत कम होता है सर, बहुत कम होता है। 45 डेज से ज्यादा का एग्जिट लोन नहीं होता है। हम बात कर रहे थे कि जो म्यूचुअल फंड की हाइब्रिड कैटेगरी है, हाइब्रिड कैटेगरी में टैक्स इफिशिएंट माना जा रहा है। जितेंद्र जी, क्या एडवाइस आप करेंगे कि जो अगर कोई आदमी हाइब्रिड कैटेगरी में इंडिपेंडेंटली जाना चाहता है, खुद खरीदना फरोख्त करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है, या फिर ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको आम आदमी खुद ना छुए, एडवाइजर से या फिर कुछ सर्टिफाइड जो आपके जो डीलर हैं उन्हीं से बात करें? एक्चुअली कॉम्प्लेक्स तो देखो, कोई भी स्कीम जो होती है उसका ऑब्जेक्टिव अगर कोई इन्वेस्टर ढंग से पढ़ ले और उसका ओवर डॉक्यूमेंट ढंग से पढ़ ले और उसको समझता हो, मार्केट कंडीशंस को समझता हो, तो फिर कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। इन्वेस्टर को समझ होनी चाहिए कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो वॉलेटिलिटी का ट्रेंड क्या है और मैं कहाँ मेरा पैसा लगा रहा हूँ, मेरा कितना टाइम ओरिजिन है और इतने उसके साथ रिस्क क्या एसोसिएटेड है। तो वही सेम अगर वो डायरेक्ट इक्विटी फंड्स में भी पैसा लगा रहा है या हाइब्रिड फंड में भी पैसा लगा रहा है, दोनों में वही माना जाएगा कि वो या तो डायरेक्ट भी इन्वेस्ट करेगा तो उसको पूरी समझ है तो वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करे, अदरवाइज वो एक समझदार एडवाइजर के थ्रू जाए जिस एडवाइजर को उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज हो और वो उसको लाइफ पर्यंत उसको सेवा देता रहे। तो ऐसे एडवाइजर के थ्रू उसको काम करना चाहिए। साहब बोल रहे हैं कि बीच में आपको ट्रांसफर करना पड़ता है, जो ना आपको अपने अपने जो है ना नीड के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से वो तो काफी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। वो आम आदमी कर सकता है कि आम निवेशक कर सकता है? इसमें इन्वेस्टर को कुछ नहीं करना है और नहीं एडवाइजर को कुछ करना है। अगर उसने हाइब्रिड कैटेगरी में इन्वेस्ट किया है तो वहां फंड मैनेजर मार्केट कंडीशंस के हिसाब से डेट और इक्विटी में बैलेंसिंग करता रहता है। अगर उसमें जो है ना आम निवेशक का सिर्फ खरीदना है उसे, बाकी जो करना है वो एएमसी को करना है। हाँ, वो फंड मैनेजर को करना है। ओके, तो इसमें कोई अनसेफ वाली बात नहीं है, मतलब आम आदमी भी चाहे तो हाइब्रिड कैटेगरी ऑप्ट कर सकता है? हाँ, कर सकता है। कितना परसेंट इसका मतलब हाइब्रिड, एक तरफ हाइब्रिड रखा है, एक तरफ आप डेट रखा है, एक तरफ आप इक्विटी रखे हैं, 3 कैटेगरी अगर मान लेते हैं हम, तो सबसे अधिक रिटर्न क्या हाइब्रिड में डेट और इक्विटी के बीच में आता है या फिर हाइब्रिड में इक्विटी से ज्यादा भी आ सकता है? देखो, अगर लॉन्गर टर्म है
लॉन्गर टर्म से मेरा कहने का मतलब है 5 साल या उससे ज्यादा का टर्म। तो फर्स्ट कैटेगरी होगी इक्विटी, जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न आता है। सेकंड कैटेगरी होगी हाइब्रिड, जिसमें रिटर्न इक्विटी कैटेगरी से थोड़ा कम आता है। थर्ड कैटेगरी होगी डेट। तो डेट और इक्विटी का जो मिक्सचर है वो हाइब्रिड में आता है। तो जितना हाइब्रिड में इक्विटी का एक्सपोजर ज्यादा होगा उतना ही उस रिटर्न्स के ऊपर फर्क पड़ेगा लॉन्गर टर्म में। शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट डाउन ट्रेंड पे है तो सबसे ज्यादा रिटर्न डेट फंड में आएगा, उससे थोड़ा कम हाइब्रिड में आएगा और सबसे कम इक्विटी में आएगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट अप ट्रेंड में है तो सबसे ज्यादा इक्विटी में आएगा, फिर उससे कम हाइब्रिड में आएगा और उससे कम डेट में आएगा। डेट में भी अपने रिस्क हैं, इक्विटी में भी अपने रिस्क हैं, लेकिन वो टाइम होरिजन बहुत जरूरी है कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। तो डेट में भी उसी टाइम होरिजन के हिसाब से प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। इक्विटी में कोई टाइम होरिजन के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बने हुए हैं। इक्विटी ओनली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। आई थिंक मोर देन 5 years से ज्यादा जिसको पैसा लगाना हो उसको इक्विटी फंड्स में पैसा लगाना चाहिए। हाइब्रिड कैटेगरी थोड़े सा मेरा जो समझ है कि वो जो कम रिस्क वाले हैं और जिनको एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहिए या डबल डिजिट के आसपास के रिटर्न चाहिए लॉन्गर टर्म में। डबल डिजिट से मेरा कहने का मतलब है 10-12% तक के रिटर्न चाहिए। 12% से ऊपर के रिटर्न हाइब्रिड फंड में आना लॉन्गर टर्म में बहुत बड़ा मुश्किल काम है, जो इक्विटी फंड्स में आ सकते हैं। तो जिनको 8 से 12% के रिटर्न चाहिए लॉन्गर टर्म में, वो हाइब्रिड फंड्स के थ्रू जा सकते हैं। जहां तक सिलेक्शन की बात है, पोर्टफोलियो बनाने की बात है, तो हर टाइम के लिए अलग अलग पोर्टफोलियो होता है कि कितना इक्विटी फंड्स का कंपोजिशन होना चाहिए, कितना हाइब्रिड फंड्स का होना चाहिए, कितना डेट फंड्स का होना चाहिए। वो टाइमिंग के हिसाब से कंपोजिशन होता है। बिल्कुल, ये क्योंकि अगर ऐसा कोई कर सकता था तो वो तो सहसा हो जाता है किसी भी मार्केट का। बिल्कुल बिल्कुल जी। जितेंद्र जी, आप सीए भी हैं, संक्षेप में बताइए। सर ने बताया कि टीडीएस नहीं लगता है इस पर। टीडीएस क्या जानबूझ कर नहीं लगाया गया है इसको प्रमोट करने के लिए म्यूचुअल फंड को, या फिर इसमें जो इसकी एसेट क्लास है वो इस तरह की है कि इसमें टीडीएस नहीं लगना चाहिए? क्या मामला है? टीडीएस क्यों नहीं है इसमें? एक्चुअली गवर्नमेंट का जो टीडीएस का क्लोज है वो इसलिए है कि कोई टैक्स चोरी नहीं कर पाए। टीडीएस का सिंपली मतलब ये होता है कि टैक्स की चोरी नहीं हो, हमको पता होना चाहिए कि किसने पैसा कमाया है और उसको टैक्स देना है। तो वो उनके पास डेटा चला जाता है, जिसका भी टीडीएस कटता है तो वो डेटा उनके पास आ जाता है कि उनको रिटर्न फाइल करनी होती है और अपना टैक्स डिपॉजिट करना होता है। अगर टीडीएस ज्यादा कट गया है तो उसका रिफंड हो जाएगा, टीडीएस कम कटा है तो वो टैक्स जमा करा करके वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। तो यहाँ म्यूचुअल फंड में क्या है कि पूरा ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि बिना पैन नंबर के किसी का इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। तो पैन नंबर केवाईसी पूरा होकर के जाता है, तो टीडीएस नहीं भी कटेगा तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हर एक म्यूचुअल फंड को पूरा फाइल करना पड़ता है कि उसने कितने में खरीदा है और कितने में बेचा है, उसने कितना पैसा कमाया है। वो ट्रांसपेरेंट डेटा है। तो ट्रांसपेरेंट डेटा है तो ऑटोमेटिकली अब तो इस साल के बाद से तो जो रिटर्न फाइल होंगी तो रिटर्न ऑटोमेटिकली आप देखोगे उसमें सेल्फ आपको दिखेगा ही कि आपने कितना कैपिटल गेन बनाया है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। तो उस कैपिटल गेन में आपको बस सबमिट करना होगा कि हाँ ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, मेरा इतना टैक्स बन रहा है, ये इतना टैक्स जमा हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे टीडीएस से रियायत दी गई है, क्योंकि जब डिपार्टमेंट को पता है तो आप अपना टैक्स बन रहा है तो एडवांस टैक्स जमा कराइए या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराइए। तो हाँ, डिविडेंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें टीडीएस का क्लोज है अभी। वो पता नहीं सरकार ने क्यों कंटिन्यू किया है, क्योंकि वो कैपिटल गेन की तरह डिविडेंड को भी टीडीएस से मुक्त कर सकते थे, क्योंकि उनका भी डेटा उनके पास जाता तो है ही। लेकिन अब वो कुछ है, मैं तो कहता हूं कि डिविडेंड को खत्म ही कर देना चाहिए, कोई टीडीएस का भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो वो चीज है। और दूसरी बात एक्चुअली क्या है कि जो जितने भी ये बैलेंस कैटेगरी के या हाइब्रिड कैटेगरी के जो स्कीम्स हैं, ये सब रिस्क को कम करने के लिए, इक्विटी की जो प्योर इक्विटी की जो रिस्क है, इक्विटी फंड्स की रिस्क है, उसको कम करने के लिए है। तो अब कितनी कम करनी है वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिफर करेगा कि रिस्क कितनी कम करनी है। तो इक्विटी हाइब्रिड लेने का मतलब है थोड़ी सी कम होती है, कंजर्वेटिव लेने का मतलब है रिस्क काफी कम हो जाती है, आर्बिट्रेज लेने का मतलब है रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो वो रिस्क कम करने के लिए है ये सब। लेकिन रिस्क जितनी आप कम करते हो उतनी लॉन्गर टर्म में अपने रिटर्न्स को भी कम करते हो। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि रिस्क कम करके अपने रिटर्न्स को बढ़ा लोगे आप। हाँ, शॉर्टर टर्म में अपना रिटर्न्स को आप मैनेज कर लोगे। हो सकता है कि आपके हाइब्रिड कैटेगरी से रिटर्न शॉर्टर टर्म में ज्यादा बढ़िया है बजाय लॉन्गर इक्विटी फंड्स के। लेकिन अगर लॉन्गर टर्म है, 5, 7, 10 years का टर्म है और इकोनॉमी अच्छी चलती रहती है, तो नो डाउट इक्विटी फंड्स के रिटर्न अच्छे होंगे। लेकिन बैंक एफडीआर या प्योर डेट फंड्स के रिटर्न से तो हमेशा ही हाइब्रिड फंड्स के रिटर्न अच्छे होंगे लॉन्गर टर्म में। वो नहीं कह सकते कि हम वो हाइब्रिड फंड्स के रिटर्न उनसे कम होंगे।
होंगे होंगे मतलब आप गारंटी दे रहे हैं क्या? नहीं, देखो ये पास्ट ट्रेंड है, और अगर इकोनॉमी डाउन साइड जाती है तो फिर तो क्या कुछ भी नहीं बचेगा, बैंक्स की एफडीआर भी नहीं बचेंगी जब इकोनॉमी खत्म होती है। तो देखो सब कुछ इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं आज ये बात तो 1980 का 100 का इंडेक्स था, बीएसई सेंसेक्स का 1980 में 100 का इंडेक्स था जो 55,000 अभी साहब बोल रहे हैं 55,000 का इंडेक्स हो गया। तो 1980 से 2000 56 56,000 हो गया है। तो 1980 से 56,000 का इंडेक्स हो गया है। तो ये लगभग 41 साल में हुआ है। तो 41 साल में 100 का 56,000 हुआ है, तो क्या 5 हाँ जी साल में सर। 56,000 का 1 लाख नहीं होगा क्या? तो ये एक्चुअली क्या है कि अब इन सब चीजों के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन देखो ग्रोथ के साथ जुड़ना एक इन्फ्लेशन के साथ जुड़ना, ये इन्वेस्टर का सोच है। जो मुझे समझ में आ रहा है कि हाइब्रिड लाया ही इसलिए गया है कैटेगरी, इसमें रिस्क को कम से कम कर सकें, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो। जी जी सही बिल्कुल बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। गुड बिल्कुल स्टेप है सर। जी चेतन जी, आपने बीच में बात की थी मल्टी एसेट क्लास, हाँ जी, वो क्या चीज है सर? एक्चुअली मल्टी एसेट भी एक हाइब्रिड फंड है। मल्टी एसेट में क्या, इक्विटी, डेट और एक और नई एसेट जुड़ गई उसमें, गोल्ड। तो मतलब एक कंपोजिशन और आ गया कि अगर किसी को गोल्ड भी चाहिए, लॉन्गर टर्म का इन्वेस्टमेंट है और उसको लगता है गोल्ड में अच्छा फ्यूचर नजर आ रहा है, तो वो तीनों एसेट एक साथ ले रहा है। इक्विटी भी खरीद रहा है, डेट भी खरीद रहा है और गोल्ड भी खरीद रहा है, और इवन आर्बिट्रेज भी खरीद रहा है, उसमें आर्बिट्रेज भी आ जाएगा उसमें। तो चारों एसेट मिलाकर के एक स्कीम बनाई गई है, उसको मल्टी एसेट कहते हैं। तो ऐसी स्कीम्स भी अब आ रही हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। तो वो एक ही ये रिटर्न और रिस्क के पैमाने पर कहाँ बैठते हैं? एक्चुअली देखो हर इसको क्या है कि हम कंपोजिट रिस्क में नहीं ले सकते। कोई भी प्रोडक्ट जो हाइब्रिड प्रोडक्ट है ना, उसको कंपोजिट रिस्क में नहीं लेना चाहिए। उसमें हर आइटम की अलग अलग रिस्क होती है। डेट की अपनी अलग रिस्क होती है, गोल्ड की अपनी अलग रिस्क है, इक्विटी की अपनी अलग रिस्क है। उन सब रिस्क को समराइज करके जो रिस्क है वो हमारी रिस्क है। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये डेट से थोड़ी सी हायर रिस्क है, इक्विटी से थोड़े से लोअर रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड भी हो गया, आर्बिट्रेज भी हो गया, डेट भी हो गया, इक्विटी भी हो गया। तो मैं आज हाइब्रिड फंड की जो रिस्क है, इक्विटी हाइब्रिड में थोड़ी ज्यादा रिस्क है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड में थोड़ी कम रिस्क है, मल्टी एसेट में इक्विटी हाइब्रिड और कंजर्वेटिव हाइब्रिड के बीच वाली रिस्क है। ओके, आपने भी एक और शब्द का इस्तेमाल किया था, एमआईपी क्या चीज है? एमआईपी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है। एक्चुअली वो उसमें अप टू 5% से 25% तक का इक्विटी का इन्वेस्टमेंट होता है, रेस्ट डेट का इन्वेस्टमेंट होता है। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ लगातार कि जितेंद्र जी भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, तो मुझे तो नई जानकारी मिल ही रही है। लग रहा है जितेंद्र जी के मतलब ऐसे जो काफी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जाने माने डिस्ट्रीब्यूटर, उनको भी काफी नई जानकारियां मिली हैं, ऐसा मुझे कम से कम जितेंद्र जी के चेहरे से तो लग रहा है। और फिलहाल इस चर्चा में जी जितेंद्र जी बताएं संजय में। एक्चुअली ये निवेशकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सिंह साहब कह रहे हैं। निवेशकों को ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। हम लोगों को तो फिर भी क्या, हम रेगुलरली मिलते रहते हैं डीपी सिंह जी से या सब फंड मैनेजर से, उनकी टीम से, तो हम लोगों को तो पता है कैसे होता है ये। इसीलिए हम कहते हैं कि इक्विटी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना और म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना जमीन आसमान का फर्क होता है एक्चुअली। क्योंकि इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के पीछे क्या है, एक माइंड लगता है, और यहाँ पे 1000 माइंड लगते हैं। एक शेयर खरीदने के पीछे 1000 माइंड लगते हैं, तो बहुत बड़ा फर्क है उसके पीछे। और इसीलिए क्या है कि जो साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही कि 56,000 का आज निफ्टी है और 5 साल बाद भी वो 56,000 होता है, तो भी हम रिटर्न्स देंगे। और ऐसा हुआ है, इवन 10% मार्केट टूटा है तो भी अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने 10-20% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, मार्केट टूटने के बावजूद भी दिए हैं। तो वो क्या है, सिलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो के ऊपर डिपेंड करता है, फंड मैनेजर और उनकी रिसर्च टीम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट टूटता है तो रिटर्न्स भी डाउन होते हैं, या मार्केट तेज होता है तो रिटर्न्स भी अच्छे होते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्योंकि वो भी टाइम हमने देखा है कि इंडेक्स बहुत तेज हुआ है और म्यूचुअल फंड्स की स्कीम ने अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं, ऐसा टाइम भी हमने देखा है। तो देखो सब कुछ रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है।